वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 2, जिसमें हम मेनली प्रोसेस और कंकरेंसी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये कंकरेंसी कॉन्सेप्ट सारे और प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। इस यूनिट में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें हमें कंकरेंट प्रोसेस पढ़ना है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ना है, डाइनिंग फ्लोस और प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें से एक प्रॉब्लम्स आती ही आती है। इन प्रॉब्लम्स में से क्रिटिकल प्रॉब्लम इन कंकरेंसी, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है इनमें से डाइनिंग फ्लोस में से, स्लीपिंग में से। तो ये प्रॉब्लम्स है, इनमें से एक प्रॉब्लम आती है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमें इस यूनिट को पढ़ना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है, मतलब जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब वो प्रोसेस बन जाता है। सपोज ये एक प्रोग्राम है, अब हमने इस प्रोग्राम लिखा और हम इसको रन कर रहे हैं, तो अब वो क्या बन गया? वो प्रोसेस बन गया। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम रन हो रहा होगा तब वो क्या बन जाएगा? प्रोसेस बन जाएगा। तो ए प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, रन हो रहा है, तो वो क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। ए प्रोसेस इज ए यूनिट ऑफ वर्क इन सिस्टम। ओएस के लिए प्रोसेस एक काम की यूनिट होती है, मतलब यूनिट ऑफ वर्क होती है। ओएस के लिए तो हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ वर्क होती है। ए प्रोसेस विल लीड सर्टेन रिसोर्सेज सच एज सीपीयू टाइम। तो प्रोसेस का काम करने के लिए, जब प्रोसेस काम करेगा, सपोज ये प्रोसेस है, उसको काम करने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसको। चाहे वो सीपीयू टाइम हो गया, मेमोरी फाइल्स हो गई, आईओ डिवाइसेस हो गई। तो सीपीयू को रिसोर्सेज की नीड होगी, सॉरी प्रोसेस को काम करने के लिए रिसोर्सेज की नीड होगी, और वो रिसोर्सेज ओएस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये सब रिसोर्सेज जो हमारा ओएस है वो एलोकेट करता है जब प्रोसेस क्रिएट होता है, ये रन हो रहा होता है। तो हमारे में 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि प्रोसेस को हम कैसे समझ सकते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये क्या होते हैं? यूनिट ऑफ वर्क होती है, और इसको कुछ रिसोर्सेज की नीड होती है जो कि उसको ओएस प्रोवाइड कराता है, एलोकेट कराता है। अब देखते हैं। ट्रेडिशनली प्रोसेस contain only a single thread of control and now most modern OS support processes that have multi threads। पहले के सिस्टम में क्या होता था कि पहले ट्रेडिशनली सिर्फ सिंगल थ्रेड यूज होता था। ठीक है, सिंगल थ्रेड प्रोसेस होता था। लेकिन अब क्या हुआ, आज का जो मॉडर्न ओएस है उसमें मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस यूज होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क पैरेलली चल सकते हैं। ये एक कंप्यूटर है, इसके अंदर मल्टीपल टास्क हैं, वो पैरेलली चलते रहेंगे। तो ये होता है हमारा क्या? मल्टी थ्रेड प्रोसेस। ए प्रोसेस जनरली ऑल्सो इंक्लूड द प्रोसेस स्टैक एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसके अंदर प्रोसेस स्टैक भी होंगे और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी होंगे। जैसे इसके डायग्राम से समझते हैं। अब डायग्राम को समझते हैं। प्रोसेस मेमोरी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये प्रोसेस मेमोरी है, ये किस में? 4 पार्ट्स में। स्टैक, हीप, डेटा, टेक्स्ट। सबसे पहले आता है टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोग्राम कोड होता है या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लोकल वेरिएबल्स। देन आता है डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन के अंदर क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। देन आता है हीप। हीप के अंदर क्या होता है? जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो होती है हीप के अंदर, यानी कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है हीप। तो सबसे पहले कोड आएगा, प्रोग्राम आएगा या इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर डेटा आएगा यानी कि ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होंगे, और हीप के अंदर वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा, यानी कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा। देन आता है स्टैक। स्टैक क्या करेगा? फंक्शन कॉल, लोकल वेरिएबल्स, यानी कि क्या करेगा? लास्ट इन लीफ ऑर्डर फॉलो करता है, सबको पता है। तो हम ये भी लिख के आ सकते हैं कि स्टैक क्या करेगा? फंक्शन को कॉल करेगा और ये लीफ ऑर्डर फॉलो करता है। स्टैक ऊपर से ग्रो करता है और हीप नीचे से ग्रो करता है। देखो स्टैक क्या कर रहा है? ऊपर से ग्रो कर रहा है, और हीप कहाँ से? नीचे से ग्रो कर रहा है। ये नीचे से ग्रो करेगा, ये ऊपर से ग्रो करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोसेस स्टैक। ये डायग्राम देखा प्रोसेस स्टैक का। अब हमने इसको यहीं पे लिखा है, जो अभी हमने समझा है वो यहाँ पे लिख दिया है कि प्रोसेस स्टैक के अंदर क्या होता है, डेटा सेक्शन के अंदर, हीप सेक्शन के अंदर या टेक्स्ट सेक्शन के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस क्या होता है प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ। ठीक है, प्रोसेस आपने पढ़ लिया कि क्या होता है, प्रोग्राम भी आपको पता है क्या होता है, लेकिन अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्रोसेस हमने अभी पढ़ा कि प्रोसेस क्या होगा?
प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है। जब भी कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या वो रन स्टेट में होता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। जहाँ पे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे जाता है। सपोज आप कॉलेज में हो, टीचर ने आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिख के देना है कि आपको 2 नंबर ऐड करने हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम दे दी और आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से उसको सॉल्व करना है। तो वो क्या होता है, वो होता है प्रोग्राम। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, ये पैसिव एंटिटी होती है और प्रोसेस क्या होता है, ये एक एक्टिव एंटिटी होती है। प्रोग्राम्स आर प्रेजेंट यूजुअली इन द सेकेंडरी मेमोरी। ये मेन पॉइंट है कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादातर यूजुअली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, जबकि जो हमारे प्रोसेसर होते हैं वो मेन मेमोरी में होते हैं। तो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी और प्रोसेसर्स मेन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्क बाय इट्स नेम। प्रोग्राम को कब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम डिस्क में रिप्रेजेंट करेंगे उसके नाम से, और वहीं पे प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे मेन मेमोरी में पीसीबी के थ्रू, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑन डिस्क आर लिमिटेड बाय साइज ऑफ डिस्क। इसके अंदर क्या होंगे, जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं डिस्क के अंदर वो लिमिटेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी इज लिमिटेड बाय साइज ऑफ मेन मेमोरी। ये साइज ऑफ डिस्क से लिमिटेड होंगे, ये साइज ऑफ मेन मेमोरी से स्टोर होंगे, क्योंकि ये मेन मेमोरी में ही पाए जाते हैं प्रोसेस। तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ा अभी। और नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे है लिखा हुआ कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये रहा, तो हमें ये पढ़ना है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज प्रोसेसर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन किसके बीच में, प्रोसेस के बीच में। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमें किसे कहते हैं, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या अलाउ करता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये अलाउ करता है कि जो हमारे प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो पाए। तो जो भी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी वो हमारी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। जैसे हमारे पास प्रोसेस 1 है P1, प्रोसेस 2 P2 है। अब इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। द टू फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आर। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, 2 फंडामेंटल्स होते हैं, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। हम शेयर्ड मेमोरी के थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मैसेज पासिंग के। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इम्प्लीमेंट बोथ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओएस दोनों मेथड यूज़ करता है, शेयर्ड मेमोरी भी यूज़ करता है और मैसेज पासिंग भी यूज़ करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं पूरा फ्लो चार्ट की कैसे कैसे वर्क करता है और क्या क्या शेयर्ड मेमोरी के टाइप्स होते हैं और मैसेज पासिंग के। तो ये हमारा डायग्राम है, इससे हम समझ सकते हैं। अगर हमारे डायग्राम समझ में आ गया तो हमारी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इंटर प्रोसेस। हमने अभी पढ़ा कितने टाइप्स के होते हैं, शेयर्ड और मैसेज। 2 टाइप्स के होते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी, एक मैसेज पासिंग। तो शेयर्ड मेमोरी का एग्जांपल होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये शेयर्ड मेमोरी में आता है। बाकी सब जितने भी टाइप्स होते हैं वो मैसेज पासिंग में आते हैं। पासिंग के 3 टाइप्स होते हैं, नेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड बफरिंग। नेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड बफरिंग। नेमिंग 2 तरह से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें भी डायरेक्ट में सिमेट्री और एसिमेट्री, और इनडायरेक्ट में ये आउंड बाय ओएस होता है और ये आउंड बाय प्रोसेस होता है। सिंक्रोनाइजेशन में हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। बफरिंग में 3 टाइप से, जीरो, बाउंडेड और अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये हमारे ये अच्छे से लर्न करना है इसका फ्लो चार्ट कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के, या कैसे टेक प्लेस करती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो मैसेज पासिंग के पढ़ लेना, नेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन और बफरिंग। नेमिंग के 2 टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके भी ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, और इसके 3 टाइप, जीरो, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं, शेयर्ड मेमोरी से, और 1 बाय 1 सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो शेयर्ड मेमोरी की, शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, प्रोसेस कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू शेयर्ड रीजन।
शेयर्ड मेमोरी क्या है, हमारे पास एक ऐसा रीज़न हो गया जो शेयर्ड है, जो प्रोसेस 1 भी यूज़ कर रहा है और प्रोसेस 2 भी यूज़ कर रहा है। बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो वही होता है ना कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन उस कम्युनिकेशन के दौरान एक रीज़न ऐसा होगा जो शेयर्ड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड मेमोरी, जो प्रोसेस 1 भी यूज़ कर रहा होगा और प्रोसेस 2 भी यूज़ कर रहा होगा। तो उसको वो क्या होगा, जिसके अंदर हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। Suppose process 1 and process 2 are executing simultaneously and they share some resources or use some information from other process. Suppose करना है कि एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस 2 है और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साथ, लेकिन वो दोनों एक ऐसे एरिया का यूज़ कर रहे हैं जो शेयर्ड है, जो प्रोसेस 1 भी यूज़ कर रहा है और प्रोसेस 2 भी यूज़ कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर्ड मेमोरी। अब सेकंड पढ़ते हैं मैसेज पासिंग की मैसेज पासिंग क्या होता है। हमें पढ़ना सेकंड टाइप्स होता है ना मैसेज पासिंग, अभी हमने शेयर्ड मेमोरी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैसेज पासिंग कि मैसेज पासिंग क्या होता है। इन दिस मेथड प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ शेयर्ड मेमोरी। इसमें शेयर्ड मेमोरी का यूज़ हो रहा था, लेकिन इसमें जैसे नाम भी सजेस्ट कर रहा है मैसेज पासिंग, यानी कि हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, मैसेज पास करने के थ्रू। इफ़ प्रोसेस P एंड Q वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट दे मस्ट सेंड मैसेज, वो क्या मैसेज सेंड करेंगे, एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से मैसेज को रिसीव करेंगे, एंड कम्युनिकेशन लिंक मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन दैम, और उनके बीच में क्या होगा, एक कम्युनिकेशन लिंक प्रेजेंट होगा। सिंपली क्या है, इसमें कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं है, कुछ यूज़ नहीं हो रहा। सिंपली अगर प्रोसेस 1 को प्रोसेस 2 से कम्युनिकेट करना है तो वो मैसेज सेंड करेंगे किसके थ्रू, एक चैनल के थ्रू, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, और वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे मैसेज पास करके। यह हमारा होता है मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग के हमने टाइप्स पढ़ा था कि टाइप्स होते हैं मैसेज पासिंग के, देखो टाइप्स क्या क्या होता है, नेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन और बफरिंग। तो पहले हम नेमिंग कंप्लीट करेंगे कि नेमिंग क्या होता है। नेमिंग पढ़ते हैं। नेमिंग क्या है, इन दिस टाइप सेंडर एंड रिसीवर यूज़ द नेम ऑफ ईच अदर बाय रेफर ईच अदर। उसमें क्या होगा, अभी हम मैसेज तो पास कर रहे हैं मैसेज पासिंग में, लेकिन नेमिंग में क्या होगा, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का क्या यूज़ करेंगे, नाम यूज़ करेंगे कि उसे उस प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है और उसे उस दूसरे प्रोसेस को, यानी कि वो रेफ़र एक दूसरे के नाम से करेंगे, क्योंकि इसका क्या ही नाम हो गया, नेमिंग। नेमिंग भी दो तरह से हो रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के दो टाइप से, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, बोथ सेंडर रिसीवर प्रोसेसेस मस्ट नेम द अदर प्रोसेस टू कम्युनिकेट, क्योंकि नेमिंग यानी कि दोनों को नेम की ज़रूरत थी, लेकिन सिमेट्रिक में बोथ सेंडर और रिसीवर दोनों प्रोसेस एक दूसरे के नाम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को नाम पता होगा, सेंडर को रिसीवर का, रिसीवर को सेंडर का। लेकिन जैसे ही एसिमेट्रिक में आए तो सिर्फ किसको नाम पता होगा, ओनली सेंडर्स, सिर्फ सेंडर को नाम पता होगा, रिसीवर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि कहाँ से वो मैसेज आया है। या एसिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक के अंदर सिर्फ सेंडर और रिसीवर दोनों को एक दूसरे का नाम पता था, लेकिन एसिमेट्रिक के अंदर सिर्फ सेंडर को नाम पता है कि उसे किसको मैसेज सेंड करना है, लेकिन रिसीवर को कोई आइडिया नहीं है कि उसका नाम क्या है सेंडर का। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट, हमारा कंप्लीट हो गया नेमिंग के अंदर। अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट। मैसेज आर सेंड टू एंड रिसीव्ड फ्रॉम मेल बॉक्स। इनडायरेक्ट है ये, यानी कि कोई नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ किसके थ्रू मैसेज आ रहा है, मेल बॉक्स के थ्रू मैसेज आ रहा है। ईच मेल बॉक्स हैज़ यूनिक आइडेंटिफायर, और हर मेल बॉक्स में यूनिक आइडेंटिफायर होंगे, यानी कि इनडायरेक्ट में मेल बॉक्स के थ्रू मैसेज आएगा और जो मेल बॉक्स है उसका यूनिक आइडेंटिफायर होगा। हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक आउंड बाय ओएस होता है, एक आउंड बाय प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होगा, जो मेल बॉक्स है वो आउंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, यानी कि ओएस होगी, यानी कि उसमें सब कुछ वर्क जो होगा वो किसका होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। लेकिन आउंड बाय प्रोसेस, यानी कि एक मेल बॉक्स जो है वो प्रोसेस के थ्रू आउंड होगी, यानी कि वो उस पर किसका प्रोसेस होगा, यानी कि किसका सोर्स होगी, टोटल वो प्रोसेस की सोर्स होगी, जो भी वर्किंग होगी वो प्रोसेस की होगी, और आउंड बाय ओएस में जो भी वर्किंग होगी वो ओएस की होगी। अभी हमने इसका क्या पढ़ा था, नेमिंग। अब हम पढ़ते हैं सिंक्रोनाइजेशन। इन दिस टाइप कम्युनिकेशन थ्रू कॉल्स एंड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, नेमिंग के अंदर क्या हो गया, नेम के थ्रू, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के अंदर होगा कॉल्स के थ्रू, यानी कि कॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कॉल्स के थ्रू होगा। जैसे इसमें ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग होता है। ब्लॉक का मतलब कम्युनिकेट करने के बाद तुरंत ब्लॉक कर दिया, जैसे ही मैसेज सेंडर ने रिसीवर से कम्युनिकेट करा तो वहाँ पे क्या हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा, कम्युनिकेशन चल रही है, कोई ब्लॉक नहीं करा, सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर सकता है और फिर उसके बाद रिसीवर भी उसको क्या कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है। लेकिन ब्लॉकिंग में जैसे ही सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड किया वैसे ही वो उसको ब्लॉक कर देगा।
सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन विद फ्लो चार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेस कंडीशन कि रेस कंडीशन क्या होती हैं। A race condition occurs when two or more processes or threads access shared data at the same time and the final outcome depends on the order in which they execute. Simply, रेस कंडीशन क्या होती है? रेस कंडीशन तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस या थ्रेड्स एक ही शेयर डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस करने की कोशिश करता है, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है कि वो थ्रेड्स या प्रोसेस कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। तो हम रेस कंडीशन से क्या पता चला कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस और थ्रेड्स एक ही डेटा को शेयर करना चाहें एक ही टाइम पे, और जो हमारा फाइनल आउटकम है वो किस पे डिपेंड रहे कि उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। मतलब अगर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर चेंज हुआ तो रिज़ल्ट भी चेंज हो सकता है। ये फाइनल किस पे डिपेंड करता है? उसके फाइनल आउटकम पे, कि उसका फाइनल आउटकम का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। अगर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ़ दिस एक्सिस इज़ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल इट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर ये एक्सिस प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया, जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन का टेक्निक का यूज़ नहीं किया, जब हम पढ़ेंगे अभी आगे सिंक्रोनाइजेशन, अगर हमने उसका यूज़ नहीं किया तो इसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है, जैसे कि कोई गलत डेटा अपडेट हो सकता है या प्रोग्राम हमारा क्रैश भी हो सकता है इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से। सिंपल वर्ड्स में बोले तो रेस कंडीशन एक तरह का प्रॉब्लम है जब आता है जब मल्टीपल थ्रेड्स एक ही टाइम पे एक ही डेटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर कंट्रोल ना होने की वजह से प्रोग्राम गलत बिहेव करने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या आ जाता है? रेस कंडीशन अकर हो जाती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हम सपोज़ कर रहे हैं कि हम दो पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बैंक में से क्या कर रहे हैं, मनी विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम अकाउंट है, सेम ही टाइम पे, एक ही टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही टाइम पे दोनों एक ही अकाउंट से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने चेक करा कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट था 1000 रुपये। जैसे ही पर्सन एक ने चेक करा बैलेंस तो उसे भी 1000 रुपये दिखाई दिए। सेम टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पर्सन बी ने भी चेक करा तो उसे भी 1000 रुपये दिखाई दिए। अब दोनों ने ट्राई करा 800 निकालने की, कि अभी तो इसमें 1000 है क्योंकि पर्सन ए को भी 1000 दिखे, बी को भी। अब दोनों ने सोचा कि इसमें से 800 निकाल लेते, 200 रुपये बचेंगे इसमें। इफ़ डन एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही टाइम पे करा बिना किसी को एक दूसरे को बताए हुए, तो जैसे ही उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश करी तो उनके अकॉर्डिंग 1600 रुपये निकलने चाहिए, क्योंकि 800 पर्सन ए निकालने की कोशिश कर रहा है, 800 ही पर्सन भी, लेकिन अकाउंट में तो कुल 1000 रुपये हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सिंक्रोनाइज वो आ गया, यहाँ पे रेस कंडीशन अकर होगा, क्योंकि जो हमारा विड्रॉ है वो तो डेटा रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, क्योंकि हमारे टोटल होने चाहिए थे 1600 रुपये और यहाँ पे कितने दे रहा है, कुल 1000 रुपये दे रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, रॉन्ग आउटपुट अकर हुआ यहाँ पे। ये हमारी होती है रेस कंडीशन प्रॉब्लम। हाउ टू प्रिवेंट रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन तो अकर हो गई, लेकिन इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स टू एंश्योर ओनली वन थ्रेड एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स एट ए टाइम। ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं किसी भी, जो क्या कहती है सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक की, सिर्फ एक थ्रेड जो है वो एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकता है, एक ही थ्रेड जा सकता है। ये दोनों कोशिश कर रहे थे विड्रॉ करने की एक टाइम पे, तो ये अलाउ करेगा कि सिर्फ एक पर्सन ही एक टाइम पे विड्रॉ कर सके, दूसरे पर्सन ना कर सके। ठीक है, ये हमारे सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू होता है। ये 3 टेक्निक्स पढ़ेंगे हम इसमें, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, क्रिटिकल सेक्शन एंड सेमाफोर। तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में तीनों दिए हुए हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी पढ़ना है, क्रिटिकल सेक्शन भी पढ़ना है और सेमाफोर्स भी पढ़ना है। ये प्रिवेंट रेस कंडीशन है कि हम रेस कंडीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम तीनों पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कंकरेंट प्रोसेस, कि कंकरेंट प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है कि मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना, ये हमारे होता है कंकरेंट प्रोसेस। A concurrent process is a process that executes independently but at the same time। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, concurrent process क्या होता है, दो प्रोसेस है वो हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को एक साथ, इस प्रोसेस P1 को भी और P2 को भी, यानी कि इंडिपेंडेंटली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना एक ही टाइम पे। इन ए कंकरेंट सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड्स एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली। कंकरेंट सिस्टम में जो हमारे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली या साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं एक साथ।
ठीक है, अभी बताया कंकरेंट यानी कि मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना, ये होता है कंकरेंट प्रोसेस। तो इसके की फीचर्स क्या होते हैं? अगर हम एक साथ क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे हम, क्योंकि एक साथ यूज़ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और वो रिसोर्सेज क्या हो सकती है? मेमोरी हो सकती है, CPU हो सकता है, फाइल्स हो सकती हैं। और वो कम्युनिकेट भी करेंगे, क्योंकि दोनों प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? कम्युनिकेट भी करेंगे एक दूसरे से। दे मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सिंक्रोनाइज्ड भी हो रहे होंगे ताकि उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, जैसे अभी यहाँ पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो सिंक्रोनाइज्ड भी होंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी, कि कंकरेंसी का क्या प्रिंसिपल होता है। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज टू मैनेज एंड डिज़ाइन सिस्टम्स विद मल्टीपल कंकरेंट प्रोसेस। तो क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि ईच प्रोसेस शुड बी एबल टू रन विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर्स। कंकरेंसी का फर्स्ट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, कि कोई भी प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर हम दो प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो 2 पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंस। सेकंड कम्युनिकेशन, अभी पढ़ा कि अगर दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दो थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में वो शेयर्ड हो सकता है या मैसेज पासिंग के थ्रू हो सकता है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या होता है कि एक प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, यानी कि एक प्रोसेस एक बारी में एग्जीक्यूट हो सकता है बस। ये क्या करेगा? डेटा इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करेगा। फेयरनेस, यानी कि हर प्रोसेस को चांस दिया जाएगा, एक फेयर चांस दिया जाएगा कि वो CPU और रिसोर्स को यूज़ कर सके। फेयरनेस का मतलब है कि चांस देना, फेयर चांस देना। सपोज प्रोसेस A को भी CPU की नीड है और प्रोसेस B को भी, लेकिन अभी क्या प्रोसेस B यूज़ किया जा रहा है CPU को, प्रोसेस 1 को चांस ही नहीं मिल रहा कि वो यूज़ कर पाए। तो कंकरेंसी में क्या होगा कि कंकरेंसी में फेयर चांस मिलेगा कि प्रोसेस 1 भी उस CPU को यूज़ करें और प्रोसेस 2 भी CPU को यूज़ करें। फिफ्थ होता है शेयर्ड रिसोर्सेज। कंकरेंट प्रोसेस ऑफ्टन यूज टू शेयर्ड मेमोरी फाइल्स और डिवाइसेस। कंकरेंट प्रोसेस जो है वो शेयर्ड रिसोर्सेज को शेयर करता है। कौन सी रिसोर्सेज हो गई? जैसे मेमोरी हो गई, फाइल्स हो गई या डिवाइसेस हो गई, तो इनको क्या करता है? वो यूज़ करता है। ये हमारे प्रिंसिपल होते हैं कंकरेंसी के। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम वेयर ए प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक वेरिएबल्स, फाइल्स और मेमोरीज। इसमें क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट होता है प्रोग्राम का जहाँ पे जो है प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, मतलब रिसोर्सेज को शेयर्ड करते हैं। जैसे वेरिएबल्स हो गए, सपोज़ हमारे पास प्रोसेस है P1 और प्रोसेस P2 है, तो वह क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि वो P1 भी उस शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करना चाहता है और P2 भी शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करना चाहता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ प्रोसेस या थ्रेड शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। प्रोसेस या थ्रेड इसको एक्सेस करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। जैसे क्या क्या रिसोर्सेज हो गई? वेरिएबल्स हो गए, फाइल्स हो गई या मेमोरी हो गई। मतलब वो जगह जहाँ कोई प्रोसेस इम्पोर्टेंट डेटा के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है, वो हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। ओनली वन प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल। एक बारी में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या हो सकता है? एग्जीक्यूट हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? डेटा इनकन्सिस्टेंसी होती है, मतलब कि डेटा कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में चले गए, तो वहाँ पे डेटा क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया, यानी कि डेटा में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही। क्योंकि अब क्या हो गया? अब दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। जैसे एक ही टाइम पे दो लोग एक लॉकर में पैसा डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं और कैलकुलेशन गलत हो गई, वैसे ही सपोज़ दो लोग हैं, दो लोग ही एक ही अकाउंट में कभी पैसे डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गई। तो यही सीन होता है क्रिटिकल सेक्शन में कि क्या हो जाता है, अगर हम वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या आता है? गलत आता है। इसलिए रूल ये है कि एक समय पे सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होना चाहिए ताकि डेटा गलत ना हो। ये हमारा किसका रूल हो गया? क्रिटिकल सेक्शन का। ठीक है, क्योंकि क्या डेटा सेक्शन के अंदर जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही समय पे एक ही प्रोसेस अंदर जाना चाहिए।
अब हम इसमें वर्किंग देख लेते हैं कैसे होती है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस अंदर जाना है। तो डू का यूज़ करा, डू का। अब ये सबसे पहले आता है डू के अंदर एंट्री सेक्शन, जिसमें हमें एंट्री लेनी होती है, एंट्री सेक्शन है। अब एंट्री सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में वही एक ही प्रोसेस जाएगा एक बारी में। जैसे ही एंट्री सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस गया, अब वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया तो वो एग्जिट भी होगा, अब वो एग्जिट हो जाएगा। फिर जो दूसरा प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आएगा और एग्जिट होने के बाद रिमाइंडर सेक्शन में जाएगा और फिर वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन की। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, 4, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट सेक्शन। एंट्री सेक्शन में दोनों प्रोसेस होंगे, प्रोसेस P1 भी P2 भी, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एक ही जाएगा P1 और फिर वो एग्जिट हो जाएगा, फिर P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक टाइम पे एक ही क्या हो सकता है, एक ही प्रोसेस हो सकता है या थ्रेड हो सकता है। तो ये हमारी वर्किंग होती है और हम तीनों को पढ़ना है हमें डिटेल में थोड़ा, कि एंट्री सेक्शन क्या होता है, एग्जिट सेक्शन क्या होता है, और क्रिटिकल सेक्शन हम पढ़ ही चुके कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस या एक थ्रेड एक बारी में जा सकता है, और इसके अंदर अगर ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा चले जाते हैं तो क्या कर हो जाती है, डेटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं। ईच प्रोसेस हैज़ 4 सेक्शन। हर प्रोसेस के अंदर 4 सेक्शन होता है, अभी पढ़ा, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले एंट्री सेक्शन होता है, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट, देन रिमाइंडर। एंट्री सेक्शन रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। एंट्री सेक्शन के अंदर वो रिक्वेस्ट आएगी जिसको परमिशन मिल जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। सपोज प्रोसेसर P1 और P2 है, उन दोनों को रिक्वेस्ट मिल गई कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, सबसे पहले वो एंट्री सेक्शन के अंदर आएंगे, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएंगे। जब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए तो एग्जिट सेक्शन क्या करेगा, वो रिलीज़ कर देगा कंट्रोल, क्योंकि उसका क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन का वर्क कंप्लीट हो गया, तो अब उसको क्या कर देगा, वो एग्जिट सेक्शन के अंदर डाल देगा। ठीक है, ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट ए परमिशन टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। हर प्रोसेस को रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, यानी कि सबसे पहले उसके पास परमिशन होनी चाहिए कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता है। द सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज़ नोन एज एंट्री सेक्शन। और जो इस कोड को इम्प्लीमेंट करेगा, वो सेक्शन जो इस कोड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इस रिक्वेस्ट को, कि वो जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो किसके हाथ में होता है, एंट्री सेक्शन के। यानी कि एंट्री सेक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा कि उसे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सेंड करना है या नहीं करना है, वो किसके अंदर होगा, एंट्री सेक्शन के। अब हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। In any solution to critical section problem must satisfy 3 requirements। 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडिंग वेटिंग। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेस पढ़ते हैं, उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ेंगे। तो प्रोग्रेस क्या होता है, इफ़ नो प्रोसेस इज इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेस वांट टू एंटर, वन ऑफ देम शुड बी अलाउड टू प्रोसीड विद इंडेफिनाइट डिले। क्या है, सपोज हमारे पास P1 है और हमारे पास ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। अभी P1 को एंट्री, कोई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी वो एम्प्टी है क्रिटिकल सेक्शन। तो P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए एंट्री मिल सकती है, यानी कि वो अलाउ हो सकता है कि वो P1 जो है वो एंट्री क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए बिना कोई डिले करे, क्योंकि अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई नहीं है और रूल ये है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक टाइम पे एक प्रोसेस जा सकता है। तो अभी खाली है हमारा क्रिटिकल सेक्शन, तो P1 उसके अंदर क्या हो सकता है, जा सकता है बिना किसी डिले के। ये आता है प्रोग्रेस के अंदर। द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस एंटर्स नेक्स्ट शुड नॉट बी मेड बाय ए प्रोसेस दैट इज आउट। अब ये प्रोसेस के हाथ में नहीं होगा कि प्रोसेस को अंदर जाने के लिए क्या डिसीज़न लेना है, या फिर ये डिसीज़न उसके हाथ, प्रोसेस के हाथ में नहीं होगा कि उसे अंदर जाना है या नहीं जाना है। ये डिसीज़न एंट्री सेक्शन के हाथ में होगा कि P1 को अंदर डालने का सीक्वेंस है या नहीं है। लेकिन अगर कोई भी नहीं होता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो हमारा जो प्रोसेस है वो ईजीली अंदर जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, बाउंडेड वेटिंग, कि बाउंडेड वेटिंग क्या होता है। बाउंडेड वेटिंग पढ़ना है, देयर मस्ट बी ए लिमिट ऑन हाउ मैनी टाइम्स अदर प्रोसेस कैन एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन बिफोर ए वेटिंग प्रोसेस गेट्स इट्स टर्न। ये इसकी कोई लिमिट होगी कि कितनी बार एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास प्रोसेस P1 है, P2 है और P3 है। P1 जा चुका है 2 बार, P3 जा चुका है 3 बार, लेकिन P2 को चांस ही नहीं मिला। P1 और P3 जा रहे हैं, एक 2 बार जा चुका है, एक बार 3 बार जा चुका है, लेकिन P2 को टाइम ही नहीं मिला, कोई फेयर चांस ही नहीं मिला कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसे वेट करना पड़े, यानी कि बाउंडेड वेटिंग हो। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए सबको फेयर चांस मिलेगा,
इसकी वजह से हमारा क्या रिमूव होगा, स्टारवेशन। ये स्टारवेशन को अवॉइड करेगा, दिस अवॉइड्स स्टारवेशन। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो वेट ही कर रहा है अपनी टर्न आने की, सबको क्या मिलेगा, एक फेयर चांस मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूशन एंश्योर्स दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। मेन होता है म्यूचुअल सेक्शन। हमने बाउंडेड वेटिंग पढ़ा कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई हमेशा ही वेट कर रहा है, सबको फेयर चांस मिलेगा। सेकंड हमने पढ़ा बाउंडेड वेटिंग के अलग, एक और पढ़ा हमने प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में यह होगा कि अगर कोई एक क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है तो प्रोसेस P1 उसके अंदर जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये इंश्योर करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में एक बारी में एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सके। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट डेटा इनकन्सिस्टेंसी। इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी को प्रिवेंट करता है। विदाउट म्यूचुअल एक्सक्लूशन रेस कंडीशंस कैन अकर। बिना म्यूचुअल एक्सक्लूशन के रेस कंडीशन हमने अभी पढ़ा वो अकर हो सकता है, जिसकी वजह से हमें इनकरेक्ट रिजल्ट मिल सकता है। हमने रेस कंडीशन पढ़ा अभी, रेस कंडीशन ये इस अगर हमने म्यूचुअल एक्सक्लूशन नहीं करा तो हमारा रेस कंडीशन क्या हो सकता है, वो अकर हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो इनकरेक्ट रिजल्ट दे सकता है। वैन वन प्रोसेस इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा तो दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि एक बारी में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम रिमूव करनी है तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी म्यूचुअल एक्सक्लूशन। अब हम इसमें क्या होते हैं, इसके जो सॉल्यूशन है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के हो सकते हैं। तो ये हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ने हैं। हमारे हार्डवेयर के अंदर आता है बिजीवेट और इस टेस्ट एंड सेट। सॉफ्टवेयर के अंदर डेकर्स और पैटरसन, डेकर्स एल्गोरिथम और पैटरसन, दोनों चारों हमारे सिलेबस में है, बिजीवेट, टेस्ट एंड सेट, डेकर्स एल्गोरिथम और पैटरसन एल्गोरिथम। ये किसकी होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूशन के सॉल्यूशन होते हैं। हार्डवेयर बिजीवेट होता है, टेस्ट एंड सेट होता है, और सॉफ्टवेयर डेकर्स और पैटरसन एल्गोरिथम होती है। हमें चारों पढ़नी है डिटेल में। तो पहले हम पढ़ते हैं बिजीवेट, देन टेस्ट एंड सेट, और फिर डेकर और पैटर पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं बिजीवेट। बिजीवेट इज़ ए सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। बिजीवेट क्या एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है जिसमें ए प्रोसेस कीप्स चेकिंग अगेन एंड अगेन इन लूप अंटिल इट गेट्स एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन। इसमें क्या होगा बिजीवेट में कि जो क्रिटिकल सेक्शन के लिए जो है एक प्रोसेस अगेन एंड अगेन चेक करता रहेगा लूप में कि क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस कर सकता है वो या नहीं कर सकता है। वो लूप में चेक कर रहा है कि उसे क्रिटिकल, सपोज एक प्रोसेस P1 है, तो P1 है लेकिन उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, लेकिन वो चेक ही नहीं कर रहा है। वो उसने देखा कि क्रिटिकल सेक्शन में तो कोई दूसरा प्रोसेस प्रेजेंट है, तो वो फिर उसके बाद चेक ही नहीं कर रहा है कि और कोई है या नहीं है, वो बैठ गया। ठीक है, लेकिन दूसरा प्रोसेस आया, उसने चेक करा कि अभी तो नहीं है कोई भी, वो अंदर चला गया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, दूसरे वाले प्रोसेस को परमिशन ही नहीं मिल रही अंदर जाने की, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहा। तो बिजी वेट में क्या होगा, बिजी वेट एक ऐसी टेक्निक है, ये प्रोसेस को अलाउ करती है कि वो अगेन एंड अगेन एक लूप में चेक करता रहे कि क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए उसे एक्सेस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, CPU का टाइम वेस्ट हो रहा है कि वो अगेन एंड अगेन लूप में चेक कर रहा है, बिकॉज इट डजंट परफॉर्म एनी यूजफुल टास्क ड्यूरिंग वेटिंग। क्योंकि वो कोई टास्क परफॉर्म भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ चेक कर रहा है अगेन एंड अगेन कि क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है नहीं जा सकता है। वो एक्चुअल टास्क तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, CPU का टाइम वेस्ट हो रहा है बिजी वेट के अंदर। ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वाइल लॉक इक्वल्स टू 1, जैसे ही लॉक 1 हुआ तो वो चेक करेगा कि अभी तो बिजी वेट है। ठीक है, अब जब भी लॉक 1 होगा तो वो चेक करे, उसे क्या करना होगा, चेक करना होगा कि बिजी वेट है या नहीं है। अब है तो वो किसके अंदर आ गया, लॉक 1, यानी कि उसने लॉक को एक्वायर कर लिया, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। फिर क्या कर देगा, फिर जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट हुआ वो एग्जिट सेक्शन में आएगा और लॉक को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा और लॉक की वैल्यू 0 कर देगा। यानी कि बेसिकली क्या होगा, जब लॉक एक्वायर होगा तो लॉक की वैल्यू 1 रहेगी, और जब लॉक रिलीज़ होगा तो लॉक की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पे लॉक एक्वायर हुआ है, ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करा, फिर लॉक को रिलीज़ कर दिया क्योंकि उसका टास्क क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन यू आर वेटिंग फॉर द बाथरूम एट होम। सपोज करो कि आप घर पे हो और आप क्या कर रहे हो, बाथरूम का वेट कर रहे हो, और आप क्या डोर के बाहर खड़े हो गए। ठीक है, फ्रंट पे खड़े हो डोर के, और अगेन एंड अगेन चेक कर रहे हो कि वो अंदर अगर वो खुला हुआ है, ओपन है या नहीं है। आप कहीं नहीं जा रहे, आप बाहर खड़े हो और जस्ट चेक कर रहे हो लूप में कि कोई अंदर है या नहीं है। इसकी वजह ये क्या होता है, ये बिजी वेटिंग होती है कि आप लूप में चेक कर रहे हो, बाथरूम के बाहर ही खड़े होगे कि कोई अंदर है या नहीं है। द
प्रोसेस कीप्स वर्किंग इफ़ इट कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन विदाउट डूइंग एनी यूजफुल वर्क। जो प्रोसेस है वो बिना कुछ काम करे सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की परमिशन मांग रहा है, वो कोई यूज़फुल टास्क नहीं कर रहा, सिर्फ वो क्या कर रहा है, बिजी वेट कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता है। ये हमारा होता है बिजी वेट। अब हम सेकंड पढ़ते हैं बिजी वेट के बाद टेस्ट एंड सेट। टेस्ट एंड सेट क्या होता है? टेस्ट एंड सेट इज़ एन एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन यूज टू इम्प्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हम इसका म्यूचुअल एक्सक्लूजन में यूज़ करते हैं और ये किसका सॉल्यूशन होता है? हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें वर्क कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ओल्ड वैल्यू पढ़ेगा लॉग की, कि रीड करेगा। इसने रीड करी कि पहले वाली वैल्यू क्या थी लॉग की। अब जैसे ही इसने लॉग की वैल्यू रीड करी तो ये लॉग को रीड करने के बाद लॉग को 1 सेट कर देगा 1, यानी कि अगर जैसे ही 1 हुआ, अभी बताया 1 होते ही लॉग की वैल्यू क्या हो गई, लॉक्ड हो गई, यानी कि एक्वायर हो गई। अब ये क्या करेगा, थर्ड स्टेप में रिटर्न कर देगा ओरिजिनल वैल्यू को। इफ़ द रिटर्न वैल्यू वॉज 0, अगर रिटर्न वैल्यू 0 हुई तो लॉग क्या हो गया, लॉग फ्री हो गया और एक्वायर हो गया। लेकिन जैसे ही लॉग की वैल्यू 1 हुई, यानी कि कोई अंदर है और उसने क्या किया हुआ है, लॉग को होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो शो कर रहा है बिजी वेट। ये हमारा किसके अंदर आता है, टेस्ट एंड सेट के अंदर। कि इसकी समरी देते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। टेस्ट एंड सेट क्या करता है, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। एटॉमिक का मतलब यहाँ होता है कि या तो पूरा काम एक साथ हो जाए या बिल्कुल ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एटॉमिक वर्ड को यूज़ करा है, एटॉमिक हार्डवेयर, तो यहाँ पे एटॉमिक का मतलब है या तो पूरा काम एक साथ हो जाए या बिल्कुल ना हो। ठीक है, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी कि या तो डायरेक्ट वर्क होगा या नहीं होगा, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वर्किंग तो हमने समझ ली कैसे है। पहले ये लॉग की पुरानी वैल्यू रीड करता है, फिर लॉग को 1 पर सेट कर देता है, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, लॉक्ड हो गई। फिर ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करता है जो सेट करने से पहले थी, जो हमने सेट करी है इससे पहले थी ओल्ड वैल्यू, वो रिटर्न करता है ओरिजिनल वैल्यू। अगर रिटर्न वैल्यू 0 है, इसका मतलब लॉग जो है पहले फ्री था, अब प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया, मतलब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है। अगर रिटर्न वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यह है कि प्रोसेस लॉक्ड होल्ड किया हुआ है, तो करंट प्रोसेस को वेट करना होगा, यानी कि कोई और उसका यूज़ कर रहा है, इसे कहते हैं बिजी वेट। ठीक है, अब हम इसके कोड को देखते हैं। हमने कोड लिखा है इसका एग्जांपल में कि कैसे वर्क करता है। यहाँ हमने फंक्शन को यूज़ करा है टेस्ट एंड सेट फंक्शन को यूज़ करा है। पहले देखता है कि लॉग फ्री है या नहीं, ये देखता है लॉग फ्री है या नहीं, ओल्ड वैल्यू चेक करता है, फिर उससे लॉक कर देता है, यानी कि ट्रू सेट कर देता है, और पुरानी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर पुरानी वैल्यू 0 है तो लॉक क्या हो जाएगा, लॉक मिल जाएगा। अगर 1 है तो लॉक किसी और के पास है और उसे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस टेक्निक से इंश्योर होता है कि समय पे सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है और डेटा सेफ रहे। ये था हमारा इसका टेस्ट एंड सेट का। यहाँ पे चेक करेगा करंट वैल्यू को, उसको लॉक कर देगा टारगेट में ट्रू करके, और फिर रिटर्न कर देगा प्रीवियस वैल्यू यानी कि ओल्ड वैल्यू को। ये हमारा होता है टेस्ट एंड सेट। अब हमारे ये कंप्लीट हुए हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब क्योंकि हार्डवेयर के अंदर बिजी वेट और टेस्ट एंड सेट था, अब हमारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, क्या है, डेकर्स एल्गोरिथम और पैटरसन एल्गोरिथम। की डेकर्स एल्गोरिथम क्या होती है और पैटरसन एल्गोरिथम क्या होती है। डेकर्स एल्गोरिथम इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सबसे अर्लीस्ट सॉल्यूशन है, यानी कि सबसे पुराना सॉल्यूशन है। ये क्या करती है, ये एल्गोरिथम हेल्प करती है कि जो दो प्रोसेस हैं वो एक रिसोर्स को सेफली यूज़ कर सके, सेफली शेयर कर सकते। इट इज़ ओनली डिज़ाइन फॉर, ये सिर्फ 2 प्रोसेस पे वर्क कर सकते हैं, 3, 4, 5 इन पे वर्क नहीं कर सकती। ये ऐसे डिज़ाइन की गई है कि ये सिर्फ 2 प्रोसेसेस पे वर्क करें। और ये भी क्या यूज़ करती है, बिजी वेट यूज़ करती है, बिजी वेटिंग यूज़ करती है, यानी कि CPU साइकिल जो है इसमें भी क्या होगी, वेस्ट होगी। तो हमें एक एग्जांपल से समझना है इसे। डेकर्स एल्गोरिथम क्या होती है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड बोथ वांट टू यूज़ द सेम पेन। आप और आपका दोस्त क्या एक सेम पेन यूज़ करना चाहता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। जैसे क्रिटिकल सेक्शन में होता है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक ही पर्सन एंटर कर सकता है, ऐसे ही आपका दोस्त या आप में से कोई एक ही उस पेन को यूज़ कर सकता है एक टाइम पे। तो आपने फाइटिंग अवॉइड करने की जगह आपने सोचा कि हम फाइटिंग नहीं करते, हम इसको अवॉइड करते हैं और कुछ रूल बनाते हैं, सिंपल रूल, कि हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। तो आपने कहा अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हुई तो यानी कि पेन मुझे चाहिए, जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 0 हुई यानी कि यू वांट द पेन। लेकिन जैसे ही फ्लैग की वैल्यू आपने 1 करी, फ्लैग 1 करा, यानी कि आपका दोस्त को आपका क्या चाहिए, पेन चाहिए। ठीक है, और टर्न पे अगर दोनों ने ही चूज़, अगर सपोज करो आपके दोस्त ने भी हाथ उठाया कि मुझे चाहिए और आपने भी हाथ उठाया कि मुझे चाहिए, तो टर्न डिसाइड करेगा कि किसका टर्न है उसे पेन को यूज़ करने का।
अगर दोनों ही चाहते हैं कि मुझे भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो ये फिर टर्न डिसाइड करेगा कि कौन उस पेन को यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये हमने रियल लाइफ एग्जांपल से सीखा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप कोड में भी यूज़ करेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल से भी करेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि कोड में कैसे यूज़ करना है। इफ़ यू वॉन्ट द पेन यू से आई वॉन्ट इट। अगर आपको पेन चाहिए तो आप क्या कहोगे, आई वॉन्ट इट। तो फ्लैग की वैल्यू मैंने बोला जब आपको चाहिए थी, फ्लैग 0 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि अब आपको पेन चाहिए। जैसे ही फ्लैग 0 क्या हुआ, ट्रू हुआ, यानी कि अब आपको पेन चाहिए। ठीक है, अब आपने चेक करा कि क्या मेरे दोस्त को भी ये पेन चाहिए, डज योर फ्रेंड वांट इट टू। तो आपने देखा फ्लैग 1 की वैल्यू क्या है, तो फ्लैग 1 की वैल्यू जैसे ही ट्रू हुई, यानी कि आपके दोस्त को भी पेन चाहिए। फ्लैग 1 की वैल्यू जब फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू होगी तो आपको पेन चाहिए, जैसे ही फ्लैग 1 की वैल्यू ट्रू होगी, यानी कि आपके दोस्त को पेन चाहिए। आपने चेक करा कि हाँ मुझे तो चाहिए, आपने ट्रू कर दी। फिर आपने दोबारा चेक करा कि आपके दोस्त को भी चाहिए, हाँ मेरे दोस्त को भी चाहिए, ये भी ट्रू हो गई। इफ़ यस देन यू चेक हुज टर्न इज़। अभी मैंने बताया अगर दोनों ही ट्रू है तो क्या चेक करेगा वो, कि टर्न किसका है। तो टर्न किसका है, इफ़ इट्स योर फ्रेंड्स टर्न, अगर आपके दोस्त का टर्न है तो आपको वेट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ओके यू गो फर्स्ट। अगर टर्न आपके दोस्त का आया तो आपने कहा ठीक है आप जाओ और मैं वेट करूँगा, तो आपने टर्न को क्या कर दिया, 1 कर दिया। जैसे ही आपका जो दोस्त है उसने फिनिश करा अपना वर्क, तो आपको दोबारा ट्राई करना है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। अभी आप चेक कर रहे थे कि अगर आपके दोस्त को चाहिए, अगर आपके दोस्त को चाहिए ही नहीं वो पेन, इफ़ योर फ्रेंड डजेंट वांट इट और इट्स योर टर्न, और आपका टर्न भी आपका और आपके दोस्त को नहीं चाहिए, तो आप उस पेन को ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू आर डन, जब आपका वर्क हो जाए तो आप बोलो कि मैं कर चुका हूँ, और आप फ्लैग 0 फॉल्स कर दो, क्योंकि अब आपको नहीं चाहिए। तो फ्लैग 0 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और अब आपको टर्न किसको देना है, आपके फ्रेंड को, तो टर्न की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हम इसे कोड से लिखते हैं। तो हमने पढ़ाया अभी एग्जाम्पल, क्योंकि हमने कोड भी लिखा है थोड़ा थोड़ा कि फ्लैग की वैल्यू 0 कब होगी, 1 कब होगी, टर्न कब 1 होगा। तो हम वो जो हमने लिखा है उसको हमें एल्गो में लिखना है। ठीक है, ईजी है, सिर्फ एल्गो में लिखना है। वाइल लूप का यूज़ करो ट्रू। तो अगर फ्लैग की वैल्यू यानी कि आपको वो पेन चाहिए, फ्लैग 0 इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि आपको वो पेन चाहिए, तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या वो जो पेन है वो आपके दोस्त को भी चाहिए, यानी कि आपको फ्लैग 1 की भी वैल्यू चेक करनी है। अगर आपके दोस्त को भी चाहिए तो आप क्या टर्न चेक करोगे कि किसका टर्न है। अगर वो किसका टर्न है, आपके दोस्त का टर्न है, आपके दोस्त ने बोल दिया कि हाँ मुझे चाहिए, आपको दोनों वैल्यू चेक करनी है, वाइल की भी और इफ़ की भी। अगर आपके दोस्त को पेन चाहिए और वैल्यू भी 1 आ रही है टर्न की, तो आपको पेन नहीं मिलेगा, यानी कि फ्लैग 0 की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, आपको पेन नहीं मिलेगा। अब आप किसको पेन मिलेगा, आपके दोस्त को। जैसे ही आपके दोस्त ने पेन यूज़ करा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। टर्न की इक्वल्स टू 1 हो गया और आपको वेट करना है। और जब वो यूज़ कर ले उसको, तो तब क्या हो गई, फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 0 की ट्रू हो गई, यानी कि अब आप उसे यूज़ कर सकते हो और क्रिटिकल सेक्शन अपना वर्क कर सकता है। सिंपली क्या है, फ्लैग आपको अपना चेक करना है कि क्या आपको वो पेन चाहिए तो ट्रू हो गया, लेकिन फिर आपको साथ ही चेक करना है कि आपके दोस्त को भी चाहिए। फ्लैग 1 चेक करोगे कि आपके दोस्त को भी चाहिए, हाँ उसको भी चाहिए, तो फिर आप चेक करोगे कि टर्न की वैल्यू यानी कि क्या चेक करा दोनों को चाहिए, तो फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या किसका टर्न आ रहा है। अगर आपके दोस्त का टर्न आ रहा है यानी कि 1 वैल्यू आ रही है, तो क्या हो गया, आपको वो पेन नहीं मिला और आपके दोस्त को मिल गया, और आपको टर्न इक्वल्स टू 1 होने तक वेट करना है, यानी कि जब तक आपका टर्न नहीं आ जाता। और फ्लैग 0 जब आपका टर्न आ जाए तो ट्रू वैल्यू हो गई और अब आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो। ये था प्रोसेस पी नोट के लिए। अगर आपको P1 के लिए लिखना है तो आपको 0 और 1 स्वैप करने हैं, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ 1, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 0। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है डेकर्स एल्गोरिथम। अब हम पढ़ते हैं पैटरसन एल्गोरिथम कि पीटरसन एल्गोरिथम क्या होती है। पीटरसन एल्गोरिथम इज़ ए क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये भी सेम क्लासिकल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। ये भी अलाउ करेगी कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, और इसका हम यूज़ करते हैं 2 प्रोसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि 2 प्रोसेस एक साथ अंदर क्रिटिकल सेक्शन में ना जाएं। ठीक है, अभी से भी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मैंने इसीलिए सबको रियल लाइफ एग्जांपल से लिखा है ताकि जब हम रीड करें तो हमें इजीली समझ में आ जाए, कनेक्ट कर पाएँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। फ्लैग, जब भी हम फ्लैग का यूज़ करेंगे तो फ्लैग बताएगा कि क्या मुझे जाना है, ठीक है, किस अंदर। ठीक है, जैसे ही हम टर्न का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि मुझे चांस देना है किसी और को, मुझे नहीं जाना, मुझे किसी और को चांस देना है।
फ्लैग का कब यूज़ करेंगे, जब मुझे जाना हो, और टर्न का कब यूज़ करेंगे, जब किसी और को मुझे भेजना हो, मुझे किसी और को चांस देनी हो। हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड वांट टू यूज़ द सेम कंप्यूटर। अगर आप और आपका दोस्त दोनों सेम कंप्यूटर यूज़ करना चाहता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही पर्सन उसे यूज़ कर सकता है, तो आप कुछ रूल्स बनाओगे। सिंपल, आपने क्या रूल बनाया कि जैसे ही फ्लैग 0 या 1 हो तो यूज़ क्या करें, मैं उस कंप्यूटर को यूज़ करूँ। लेकिन जैसे ही टर्न यूज़ करें तो क्या हो, चांस किसको मिले, अदर पर्सन को चांस मिले, यानी कि मेरे दोस्त को चांस मिले। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसके रूल्स को, फिर एल्गो लिखेंगे, क्योंकि एल्गो रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम उसको समझ के लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे, तो थोड़ा हमें माइंड में भी रहेगा कि कैसे वर्किंग थी इसकी, और हम एग्ज़ाम में भी फिर लिख के आ सकते हैं कि कैसे लिखनी है। यू से आई वॉन्ट टू एंटर, आपने कहा कि मुझे एंटर करना है, और जैसे ही मुझे एंटर करना हो तो मुझे फ्लैग 0 की वैल्यू क्या करनी है, ट्रू करनी है। ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे अपने दोस्त को अंदर भेजना है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू करनी है। अगर आपको आपके दोस्त को अंदर भेजना है तो आपको टर्न की वैल्यू पे वर्क करना है, यानी कि टर्न की वैल्यू 1 करनी है। ठीक है। फिर आप तब तक वेट करोगे जब तक आपका दोस्त क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं चले जाता, यानी कि एंटर नहीं कर जाता, यानी कि फ्लैग 1 की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, और आपका फ्रेंड उस वैल्यू को, टर्न वैल्यू को क्या नहीं कर देता, 1 इनिशियलाइज़ नहीं कर देता आपके लिए। आपको तब तक वेट करना है। अगर नहीं होता, अगर आपको दोस्त को नहीं जाना है तो आपको एंटर करना है और यूज़ करना है क्रिटिकल सेक्शन को, और यूज़ करने के बाद आपको फ्लैग 0 की वैल्यू फॉल्स कर देनी है, यानी कि मैं अपना वर्क कर चुका हूँ, अब आप क्रिटिकल सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। आपको अपने दोस्त को ऐसा बोलना है। सबसे सिंपली है क्या करना है, अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू प्रिंट करनी है, ट्रू इनिशियलाइज़ करनी है। और अगर आपने कहा कि मेरे दोस्त को पहले जाना है तो टर्न की वैल्यू 1 करने के बाद आपको चेक करना है कि फ्लैग 1 ट्रू है और टर्न की वैल्यू भी 1 है या नहीं है। अगर है तो आपके दोस्त का टर्न है, अगर नहीं है तो क्या करना है, आपको उस कंप्यूटर का यूज़ करना है, और क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वर्क करके फ्लैग 0 को फॉल्स इनिशियलाइज़ करना है। अब हम इसको एक एग्जांपल लिखते हैं, एल्गोरिथम। तो हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फ्लैग 0 इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि आप क्या कह रहे हो कि मुझे कंप्यूटर का यूज़ करना है। टर्न इक्वल्स टू 1, लेकिन आप पोलाइटली देखते हो कि यार मेरे दोस्त को भी यूज़ करना है इसको, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी चांस दे देता हूँ। आप चाहते हो कि मैं भी यूज़ करूँ, लेकिन आप सोच रहे हो, अपने दोस्त के बारे में भी सोच रहे हो कि यार चल इसको भी चांस दे देता हूँ, इसको भी चाहिए, तो आपने टर्न की वैल्यू 1 कर दी, यानी कि अब आपके दोस्त को भी चाहिए। मैंने पीछे बताया था कि जब भी हम फ्लैग का यूज़ करेंगे यानी कि आपको चाहिए, और जब भी हम टर्न का यूज़ करेंगे यानी कि आपके दोस्त को चाहिए, तो आपने 1 कर दी। लेकिन अब क्या है, अब चेक करेगा वो कि क्या आपके दोस्त को चाहिए। आपने तो बता दिया कि मुझे चाहिए और मेरे दोस्त को चाहिए, क्या अब आप पूछोगे कि क्या आपके दोस्त को भी चाहिए। तो अगर फ्लैग 1 है यानी कि उसको चाहिए, और क्या आपके दोस्त को भी चाहिए, टर्न इक्वल्स टू 1, क्या आपके दोस्त भी बोल रहा है कि मुझे चाहिए। हाँ, तो अगर चाहिए तो आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट होता है, वो अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन आपको दे देगा, और आप अपना वर्क करने के बाद फ्लैग 0 फॉल्स कर दोगे, यानी कि आपका भी वर्क कंप्लीट, और आप बाहर अपने लूप से बाहर निकल के आ जाओगे। तो ये हमारे वर्किंग होती है, जो हमने रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम, कैसे वर्क करती है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज़ ए क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन ओएस। ये क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है ओएस में, और इसके अंदर 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। एक प्रोड्यूसर प्रोसेस होता है जो कि आइटम्स को क्रिएट करता है, और कंज्यूमर होता है जो उन आइटम्स को यूज़ करता है। यानी कि एक प्रोड्यूस कर रहा है, एक क्रिएट कर रहा है आइटम्स को, और एक कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उन आइटम्स को यूज़ कर रहा है। लेकिन दोनों किसका यूज़ कर रहे हैं, सेम बफर का यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सेम बफर का। जिसमें से वो प्रोड्यूस क्रिएट कर रहा है वो भी एक बफर है, उसी बफर में क्रिएट कर रहा है, और जो यूज़ कर रहा है वो उसी बफर में से यूज़ कर रहा है। यानी कि प्रोड्यूस क्रिएट करते जा रहा है और कंज्यूमर उसमें से रिड्यूस करते जा रहा है, यूज़ करते जा रहा है। द प्रोड्यूसर एड्स डेटा टू द बफर ओनली इफ़ देयर इन स्पेस अवेलेबल। प्रोड्यूसर तब तक उस बफर में क्रिएट कर सकता है डेटा को जब तक वो क्या नहीं हो जाता, फुल नहीं हो जाता। यानी कि अगर उसका स्पेस कम्प्लीटली फुल हो गया तो प्रोड्यूसर क्या नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और कंज्यूमर कब तक रिमूव कर पाएगा, जब तक वो बफर क्या नहीं हो जाता, एम्प्टी। तो हमें 2 रूल समझ में आ गए कि प्रोड्यूसर तब तक करता जाएगा जब तक बफर क्या नहीं हो जाता, फुल नहीं हो जाता। कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक वो बफर एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इसके रूल्स हैं, द प्रोड्यूसर शुड ऐड टू द बफर इफ़ देयर इज स्पेस। तो प्रोड्यूसर तब तक ऐड करेगा जब तक स्पेस है। अगर बफर का स्पेस फुल हो जाता है प्रोड्यूसर को, तो वेट करना है जब तक कंज्यूमर उसमें से रिमूव नहीं कर लेता आइटम को। और कंज्यूमर तब तक रिमूव करता रहेगा जब तक उसे
क्या नहीं करना, जब तक उसके पास कोई कंज्यूम करने के लिए है डेटा, तो वो तब तक वर्क करता रहेगा। ओनली वन प्रोसेस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर शुड एक्सेस द बफर एट ए टाइम। एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, आप प्रोड्यूसर या कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट यूज सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किसका यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से सिग्नल का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए। इमेजिन यू आर इन ए रेस्टोरेंट किचन, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे एक कुक है यानी कि प्रोड्यूसर है, जो क्या कर रहा है, जो रोटी बना रहा है, और एक वेटर है जो क्या कर रहा है, उन रोटीज़ को, जो रोटी बना रहा है वेटर, उनको क्या कर रहा है, उठा के वहाँ से सर्व कर रहा है कस्टमर्स को। सिंपली क्या हो रहा है, एक क्या है, कुक है यानी कि प्रोड्यूसर है जो रोटी बना रहा है, यानी कि रोटियों को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और एक वेटर है यानी कि कंज्यूमर है जो उन रोटीज़ को पिक करके सर्व कर रहा है रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को। और एक प्लेट है जिस प्लेट से दोनों यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सपोज़ ये एक प्लेट है, उस प्लेट में प्रोड्यूसर यानी कि कुक रोटी बना के रख रहा है, और ये जो कंज्यूमर है यानी कि क्या, कौन है, वेटर है, वो उनको निकाल के कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। तो वो उस प्लेट में सिर्फ हम एक बारी में 5 ही रोटी रख सकते हैं, यानी कि इस प्लेट में 5 ही रोटी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही रोटी रख सकते हैं, सिर्फ उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 5 ही रोटी कंज्यूम कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है यहाँ पे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये आ सकती है, ये तो हमारा स्टेटमेंट था कि ये स्टेटमेंट है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि अगर प्लेट फुल हो गई, ये सपोज़ करो 5 इसके अंदर आ गई, इसका स्पेस 5 ही रोटी कंज्यूम करने का था, तो अब क्या होगा, प्रोड्यूसर को यानी कि कुक को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब 5 फुल हो गई, जब तक वो कंज्यूमर यानी कि वेटर आके यहाँ से पिक करके नहीं ले जाता, तब तक प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, यानी कि कुक को वेट करना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर सपोज़ करो ज़ीरो, सारी जो कंज्यूमर था उसने सर्व कर दिया, अब यहाँ पे 0 बची, और वो बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो रोटी बना रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे किसको वेट करना पड़ेगा, अब वेटर को वेट करना पड़ेगा। पहले किसको वेट करना पड़ रहा था, कुक को वेट करना पड़ रहा था, उसके बाद अब किसको वेट करना पड़ रहा है, वेटर को, यानी कि पहले प्रोड्यूसर को और फिर कंज्यूमर को। तो ये 2 प्रॉब्लम अराइज हुई, जिसकी वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर, और सेम ही बफर का यूज़ कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये हमने कुछ कोड लिखा है समझने के लिए, तो ये देखते हैं सबसे पहले कि क्या लिखा है। सबसे पहले क्या होगा, इफ़ बफर इज़ नॉट फुल, अगर बफर फुल नहीं है, क्योंकि बफर तो खाली है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, रोटी बना सकता है प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि क्या कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है अपना आइटम, जो भी उसे आइटम प्रोड्यूस करना है। अगर बफर फुल नहीं है तो आइटम क्या होगा, आइटम के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, बना दिया। अब वो चेक करेगा कि हम उसे बफर में डाल दें, अब वो बफर में डाल दिया उसने बनाने के बाद, और जो भी उसने बफर में डाला है वो उसको क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और अगर बफर फुल नहीं है तो एल्स में जाएगा, तो क्या प्रिंट कर देगा कि बफर इज़ फुल, कि बफर क्या है, फुल हो चुका है, ठीक है। सिंपल है कि क्या करना है, पहले चेक करेगा कि बफर फुल है या नहीं है, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा बफर फुल, अगर नहीं है तो किस में जाएगा, आइटम, यानी कि वो आइटम को प्रोड्यूस कर सकता है और उनको बफर में डाल सकता है, प्रोड्यूस करे और बफर में डाल दिया और प्रिंट करा दिया। अब सेम क्या है, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर भी चेक करेगा कि बफर एम्प्टी है या नहीं है, अगर बफर एम्प्टी नहीं हुआ तो बफर क्या होगा, बफर एम्प्टी नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो आइटम ले सकता है बफर में से, क्योंकि अभी तो बफर के अंदर होगा आइटम, अभी वो खाली नहीं है, तो क्या कर लेगा, वो आइटम उसमें से निकाल लेगा बफर में से और प्रिंट करा देगा कंज्यूम्ड आइटम। लेकिन अगर बफर क्या हुआ, खाली हुआ, तो वो प्रिंट करा देगा कि बफर क्या है, एम्प्टी है, बफर इज़ एम्प्टी। ये हमारी होती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन ये था इस प्रॉब्लम का कि प्लेट फुल हो रही हैं, तो क्या सॉल्यूशन था कि जो कुक है वो चेक करता रहेगा कि क्या हमारा प्लेट्स जो हैं वो फुल हैं या नहीं है। जैसे ही प्लेट्स क्या होंगे, वो हर रोटी बनाएगा, वो रखेगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि प्लेट फुल हुई या नहीं हुई, तब तक वो चेक करता रहेगा जब तक उसकी प्लेट फुल नहीं हो जाती। ऐसे ही कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर भी चेक करता रहेगा हर राउंड में कि हमारी जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो है उसके पास या नहीं है। तो ये हमारी होती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, और ये इसकी एल्गो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेमाफोर्स, कि सेमाफोर्स क्या होते हैं। ए सेमाफोर इज़ ए सिंक्रोनाइजेशन टूल, ये एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो कि क्रिटिकल सेक्शन को
प्रॉब्लम जो आती है उसको सॉल्व करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक प्लेन वेरिएबल होता है और सेमाफोर जो है वो 2 ऑपरेशंस का यूज़ करता है। कौन कौन से? वेट और सिग्नल। ठीक है, कौन कौन से 2 ऑपरेशन का यूज़ करता है? वेट और सिग्नल। वेट का कब यूज़ करता है? वेट ऑपरेशन क्या इंडिकेट करता है? दैट प्रोसेसेस हैव टू वेट अंटिल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। वेट से ही पता चल रहा है कि क्या है, कि उसको तब तक वेट करना है जब तक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाती। और इफ़ द वैल्यू ऑफ सेमाफोर वेरिएबल इज़ नेगेटिव, सपोज़ अवेलेबल हो गई, ठीक है, तो अगर सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव आई, तो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन वेट्स अंटिल वैल्यू ऑफ, तो प्रोसेस को तब तक एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक उसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 1 नहीं हो जाती, क्योंकि वो नेगेटिव पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सपोज़ करो उसकी वैल्यू आई -2, तो उससे जब तक उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी नहीं आ जाती तब तक सेमाफोर उसको प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ प्रोसेस कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन। और अगर नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती है, तो वो क्या कर सकता है? एग्जीक्यूशन को अपने को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, वेट से हमें क्या पता चला? उसे कब कब वेट करना है? जब वैल्यू नेगेटिव होगी तब प्रोसेस को वेट करना है। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी नहीं हो जाती। सिग्नल क्या है? सिग्नल सेकंड ऑपरेशन है जो कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है 1 से। इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1 एंड इंडिकेट्स दैट रिसोर्स इज नाउ अवेलेबल फॉर अदर प्रोसेसेस टू यूज़। और ये इंडिकेट ये भी करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अब अवेलेबल हैं, कि वो जो प्रोसेसर है वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, वेट और सिग्नल 2 ऑपरेशन थे हमने पढ़े। वेट में तब तक वेट करना है जब तक उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी नहीं हो जाती, और अगर पॉजिटिव है तो उसको एक्सेस मिल सकता है ईजिली। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल सेमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है और इंडिकेट करता है कि जो अब रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हैं प्रोसेस के लिए। अब हम 2 टाइप्स के सेमाफोर्स होते हैं, काउंटिंग एक बाइनरी। काउंटिंग यानी कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी कि इसके पास वैल्यू होंगी 0 और उससे ज़्यादा। जब मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी तब यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, बाइनरी क्या होंगी? इसके पास वैल्यू 0 और 1 होगी। बाइनरी के पास सिर्फ वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। ठीक है, बाइनरी और काउंटिंग 2 टाइप्स होते हैं सेमाफोर के। और हमने अभी 2 एटॉमिक ऑपरेशंस पढ़े, वेट और सिग्नल। तो वेट का एग्जांपल ये है, कोड ये है वेट का, कि वेट कब तक मैंने अभी बताया, जैसे ही उसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसी, यानी कि सेमाफोर की वैल्यू क्या है? अगर लेस देन 0 है तो उसे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और एस में से 1 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? जैसे ही एस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो उसे तब तक वेट करना है जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। सिग्नल में क्या बताया? सिग्नल में सेमाफोर की वैल्यू को हम 1 से क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि s+1। और यहाँ पे s क्या है? सेमाफोर वेरिएबल है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सेमाफोर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास 2 प्रॉब्लम है, एक डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है और एक स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है। तो हम 1 बाय 1 दोनों प्रॉब्लम पढ़ेंगे, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम भी और स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम भी। फर्स्ट पढ़ते हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ये एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जो कि सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। इस प्रॉब्लम में क्या है, हम सिंपली समझते हैं। यहाँ पे जो ये सर्कल्स बने हुए हैं, ये क्या है? ये फिलोसफर्स हैं। ठीक है, क्या है? फिलोसफर्स। ये इनको मैंने चॉपस्टिक भी लिखा है और फॉक्स का भी यूज़ करा है, यानी कि चॉपस्टिक है या फॉक्स है जिसको हम मैगी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये बीच में मैगी है, ठीक है, ये फिलोसफर है। तो ये जो फिलोसफर है, इमेजिन 5 फिलोसफर सिटिंग एट ए राउंड टेबल। ये 5 फिलोसफर है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 क्या है? फिलोसफर हैं और उनके साइड्स में क्या है? चॉपस्टिक या फॉक्स है। ठीक है, इमेजिन 5 फिलोसफर सिटिंग एट ए राउंड टेबल। राउंड टेबल पे ये बैठे हैं और एक एक जो फोर्क है, चॉपस्टिक है, वो हर पेयर यानी कि हर फिलोसफर के साइड में रखी हुई है। तो यानी कि टोटल कितनी हो गई? 5 ही फॉक्स हो गई और 5 ही क्या हो गए? फिलोसफर हो गए। टू ईट ए फिलोसफर नीड्स बोथ। अगर इस फिलोसफर को, यानी कि एक फिलोसफर को खाना है, तो वो इस फॉक्स का भी यूज़ करेगा, अपनी लेफ़्ट वाली का भी और अपनी राइट वाली का भी। उसे दोनों यूज़ करने हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों चॉपस्टिक यूज़ करनी है उसे। दे कैन थिंक विदाउट एनी फॉक। या वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो एक फिलोसफर सोच सकता है, बैठ के थिंक कर सकता है, या एक टाइम पे क्या कर सकता है? चॉपस्टिक का यूज़ करके मैगी खा सकता है या कुछ भी खा सकता है।
आफ्टर ईटिंग दे पुट डाउन फोक्स एंड स्टार्ट थिंकिंग अगेन। जैसे ही उसने खाना बंद करा वो चॉपस्टिक रखेगा और फिर वो खाना स्टार्ट कर सकता है। ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास 5 फिलोसफर्स हैं और 5 ही चॉपस्टिक या फोक्स हैं। अब एक फिलोसफर को दोनों चॉपस्टिक का यूज़ करना है, अपनी लेफ्ट वाली का भी और राइट वाली का भी। और यूज़ करने के बाद मैगी खानी है, जो भी बीच में रखा है मील वो खानी है, और उसको ईट करने के बाद वो थिंक करना है। यानी कि एक टाइम पे वो एक ही काम कर सकता है, या तो थिंक कर सकता है या फिर खा सकता है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो अब हमारा क्या ही हमारी प्रॉब्लम अगर हुई कि इफ़ अगर हर फिलोसफर पिक करेगा अपनी चॉपस्टिक दोनों को, फोक को, तो एक टाइम पे तो डेड लॉक अकर हो गया ना। क्योंकि सपोज करो ये फिलोसफर है, उसने अपनी लेफ़्ट वाली भी ली और राइट वाली भी एक टाइम पे, तो जो सेकंड वाला है तो वो तो अपनी ले ही नहीं पाएगा एक लेफ़्ट वाली। और सब ये ऐसे ही सपोज़ ये वाला ये है फिलोसफर है, तो क्योंकि ये तो वन वाले ने एक्वायर कर ली, तो ये भी अपनी राइट वाली लेफ़्ट वाली नहीं ले पाएगा। तो इसमें क्या हो गया, एक जो फिलोसफर है वो अपनी चॉपस्टिक ले ही नहीं पाएगा, अपनी राइट वाली चॉपस्टिक ले ही नहीं पाएगा। हर टाइम पे जो राइट फोर्क है वो सेम टाइम पे कोई और फिलोसफर अकर कर लेगा, और दूसरे जो राइट वाली है उसके लिए हर फिलोसफर को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक्वायर होगी। अगर दोनों लेनी है ये फिलोसफर है दोनों लेगा, तो फिफ्थ वाला और सेकंड वाला तो ले ही नहीं पाएगा। और सपोज फिफ्थ वाले ने अगर अपनी ये वाली ले ली, तो फोर्थ वाला अपनी ये वाली चॉपस्टिक नहीं ले पाएगा। तो यानी कि हर बार जो राइट वाली है वो कोई सा भी फिलोसफर ले नहीं पाएगा, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने 3 रूल के अकॉर्डिंग। यानी कि क्या 3 रूल हैं वो, कि वो एक टाइम पे एक फिलोसफर या तो सोच ही सकता है या खा ही सकता है, और उसे दोनों चॉपस्टिक का यूज़ करना है। सेकंड ये स्टेटमेंट है कि उसे दोनों का यूज़ करना है, लेफ़्ट और राइट का। तो हम इसके थ्रू एक सॉल्यूशन हमने निकाला प्रॉब्लम का इसका। तो ये सॉल्यूशन क्या था कि सबसे पहले वो थिंक करेगा। सपोज़ ये फिलोसफर है, इसने क्या करा, थिंक करा सबसे पहले। उसके बाद उसने लॉक करी अपनी लेफ़्ट वाली चॉप, फिर लॉक करी अपनी राइट वाली चॉप, यानी कि उसके पास दोनों चॉप आ गई, चॉपस्टिक लेफ़्ट भी और राइट भी। फिर उसने खाया, क्योंकि उसके पास लेफ़्ट और राइट दोनों है एक फिलोसफर के पास, तो उसने ईट करा। फिर उसने अनलॉक कर दी लेफ़्ट और राइट दोनों, और फिर उसने क्या कर दिया, सेकेंड वाले को सिग्नल भेज दिया कि अब आप ईट कर सकते हो। सपोज़ ये वन फर्स्ट फिलोसफर है, इसने अपनी लेफ़्ट वाली एक्वायर करी, राइट वाली दोनों को उससे क्या करा, फिर दोनों एक्वायर करने के बाद ईट करा। ईट करने के बाद लेफ़्ट वाली रिलीज़ करी, राइट वाली रिलीज़ करी, और सेकंड वाले को सिग्नल भेज दिया कि अब सेकंड वाला फिलोसफर ईट कर सकता है। सेम प्रोसेस ये एक्वायर करेगा कि ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, थिंक करेगा। थिंक करने के बाद फर्स्ट वाली लेगा, एक्वायर करेगा, सेकंड वाली एक्वायर करेगा, चॉपस्टिक ईट करेगा और फिर रिलीज़ कर देगा। तो ये हमारी सॉल्यूशन हो गया डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम का। अब हम ये सेम एक कोड से समझते हैं। डू वाइल लूप को यूज़ करा है, तो डू वेट करेगा रूम सेमाफोर के लिए। ठीक है, यानी कि पिक करने से पहले, फोर के पिक करने से पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अब वो क्या करेगा, वेट कर रहा है चॉपस्टिक का। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ना लॉक करेगा लेफ़्ट चॉप, ये लॉक कर रहा है क्या, अपनी लेफ़्ट वाली चॉपस्टिक यानी कि फोक। इसने वेट कर ये कर ली, पिक कर ली अपनी लेफ़्ट वाली। राइट वाली के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा i+1 मॉड्यूलो 5, यानी कि अगर हमें राइट वाली लेनी है तो हमें i+1 मॉड्यूलो 5 का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारी राइट वाली एक्वायर होगी। अब वो क्या करेगा, ईट करेगा। इससे क्या करा, ये बिफोर पिक करने से पहले का कोड है, ये इसने लेफ़्ट वाली फॉक पिक करी है, राइट वाली फॉक पिक करी। अब उसने क्या करा, ईट करा। ठीक है, ईट करने के बाद उसने लेफ़्ट वाली फॉक पुट डाउन करी सिग्नल का यूज़ करके, और ये राइट वाली फॉक पुट डाउन करी। और फिर उसने दूसरे आफ्टर फिनिशिंग ईटिंग, फिनिश करने के बाद वो क्या करेगा, फिर थिंक करेगा, और वाइल कंडीशन ट्रू हो गई। ये हमारा क्या हो गया, कोड हो गया। क्या कि सबसे पहले क्या करेगा, लेफ़्ट वाली एक्वायर करेगा, राइट वाली एक्वायर करेगा, ईट करेगा, उसके बाद रिलीज़ लेफ़्ट वाली और राइट वाली, और फिर क्या करेगा, वो थिंक करेगा। ये हमारी हो गई प्रॉब्लम का स्टेटमेंट और सॉल्यूशन। अब हमारी सेकंड आती है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, कि स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम क्या है। तो ये भी हम समझते हैं ईजीली। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम एक क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। ये बताती है कि प्रोसेस कैसे एक साथ वर्क कर सकता है। सपोज़ करो एक बार्बर की शॉप है, उसमें क्या है, एक बार्बर है, एक चेयर है और एक वेटिंग रूम है। बार्बर के लिए तो सिर्फ एक चेयर है, लेकिन वेटिंग रूम में n चेयर्स है फॉर कस्टमर के लिए चेयर्स वहाँ पे हैं। क्या हो गया, एक बार्बर हो गया, बार्बर की चेयर हो गई, कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स की चेयर हो गई। रूल्स क्या है, इफ़ नो कस्टमर, अगर कोई भी कस्टमर नहीं है तो बार्बर क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, यानी कि बार्बर सो रहा है। अगर कस्टमर अराइव हुआ तो बार्बर अगर सो रहा है तो वो उसको उठाएगा। ठीक है, बार्बर सो रहा है तो कस्टमर क्या उठाएगा, कस्टमर उसको उठाएगा बार्बर को।
और अगर बार्बर क्या कर रहा है, कट कर रहा है हेयर, तो कस्टमर क्या करेगा, जो वेटिंग चेयर है उस पर आके बैठ, क्योंकि एक कस्टमर के तो वो बाल कट कर रहा है, लेकिन दूसरे वाला क्या करेगा, वो वेटिंग चेयर पे आके बैठ जाएगा अगर वेटिंग चेयर अवेलेबल है तो। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो लीव कर देगा, ऐसे ही वहाँ से चला जाएगा। लीव्स इफ़ नो चेयर इज़ फ्री, ठीक है, यानी कि शॉप क्या है, उसकी फुल है। हम जाते हैं ना, हम इसे अपनी उससे भी समझ सकते हैं, अपने एग्जांपल से भी। सपोज हम एक बार्बर की शॉप पे गए और वो बार्बर क्या कर रहा है, सो रहा है, तो हम कस्टमर क्या करेगा, उसको उठाएगा कि उठ जाओ। अगर ठीक है वो उठ गया, अब क्या कर रहा है, वो बाल कट कर रहा है, लेकिन सेकंड वाला कस्टमर आया, तो सेकंड वाला कस्टमर क्या करेगा, चेयर पर आके बैठेगा ना, वेट करेगा अपनी टर्न आने तक का। लेकिन अगर फुल चेयर हुई तो हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ लगी हमें, चेयर फुल मिली, तो हम वहाँ से आ जाते हैं वापस। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, वो लीव कर देगा अगर चेयर फुल है। और आफ्टर हेयर कट द कस्टमर लीव्स, और कस्टमर क्या कर देगा, बाल कट होने के बाद वहाँ से चला जाएगा और बार फिर नेक्स्ट कस्टमर आने का वेट करेगा। और अगर कस्टमर नहीं आता है तो वो अगेन क्या हो जाएगा, सो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि बार्बर शुडंट स्लीप व्हेन दे आर वेटिंग कस्टमर्स। जब कस्टमर वेट कर रहे हो तो बार्बर क्या नहीं कर रहा हो, सो नहीं रहा हो, ठीक है। एंश्योर नो कस्टमर फोर्सफुली टेक्स ए चेयर और ओवरफ्लो, ये भी इंश्योर करना है उसे कि जो कस्टमर है वो फोर्सफुली किसी एक से चेयर ना ले लें, वो सीक्वेंस में बैठे और जिसका टर्न आ रहा है वो ही अपने वेट करे रूम में, ठीक है। ये भी है कि कोई भी फोर्सफुली एक दूसरे से चेयर एक्वायर ना कर ले। और मल्टीपल कस्टमर्स अराइविंग एट द सेम टाइम, अगर मल्टीपल कस्टमर्स एक ही सेम टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे अराइव हो गए तो फिर चेयर वेटिंग रूम में भी वो सीक्वेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी कि किसका टर्न पहले आना चाहिए। तो ये हमारी बेसिकली 3 प्रॉब्लम है जो हमें रिमूव करनी है, कि मल्टीपल कस्टमर एक साथ ना आए, कस्टमर फोर्सफुली एक दूसरे से चेयर एक्वायर ना कर लें, और बार क्या ना हो जाए, बार स्लीप ना हो, मतलब सो ना जाए बार। तो इसका हमने क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या था, वाइल लूप का यूज़ करा है। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जो बार्बर है वो कस्टमर आने का वेट करेगा, वेट फॉर ए कस्टमर टू अराइव, वेट कस्टमर का वेट कर रहा है। अब यहाँ पे वेट म्यूटेक्स क्या है, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेमाफोर है यहाँ पे ये, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेमाफोर ये क्या कराता है, ये इंश्योर कराता है कि एक टाइम पे एक ही रिसोर्स शेयर हो, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, कस्टमर आने का वेट करा, वेट फॉर ए कस्टमर टू अराइव। अब क्या करेंगे, जैसे ही 1 कस्टमर आया, तो फर्स्ट एक कस्टमर आया तो हम वेटिंग को -1 कर देंगे, क्योंकि एक कस्टमर आ चुका है और वो हेयर कट करा रहा है अपने, तो वेटिंग में से क्या हो गया, 1 माइनस हो गया, ठीक है। वेटिंग इक्वल्स टू वेटिंग -1। अब क्या करेगा, बार्बर सिग्नल भेजेगा कि वो रेडी है। बार्बर क्या हो गया, बार्बर इज़ नाउ रेडी, सिग्नल बार्बर, यानी कि बार्बर क्या है, रेडी है। सिग्नल म्यूटेक्स सेम वही, कि अब क्या ये भी कराएगा कि यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब वो हेयर कट कर देगा, यानी कि कट हेयर। सेम प्रोसेस कस्टमर में है, लेकिन कस्टमर में चेक करेगा, ये तो बार्बर का था कि बार्बर सिर्फ क्या कर रहा है, बार्बर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। जैसे ही कस्टमर आ रहा है वो वेटिंग -1 कर रहा है, यानी कि एक कस्टमर को रिड्यूस कर रहा है और सिग्नल भेज रहा है कि वो रेडी है बार्बर, और फिर हेयर कट। तो बार्बर का प्रोसेस तो शॉर्ट था, लेकिन कस्टमर तो ये भी चेक करेगा ना कि जो चेयर हैं वो एम्प्टी हैं, फुल हैं या नहीं है। तो अगर उसने चेक करी कि वहाँ पे वेटिंग में जो चेयर हैं वो वेटिंग से लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर वेटिंग चेयर हैं तो वो क्या कर देगा, वेट चेयर को ऑक्यूपाई कर लेगा और वेटिंग की वैल्यू को +1 कर देगा, ठीक है। ये कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर एक्वायर कर रहा है ना, चेयर पे बैठ गया, यानी कि एक चेयर क्या हो गई, उसकी एक्वायर हो गई, तो उसने वो चेयर पे बैठ गया, यानी कि उसने वेटिंग की वैल्यू +1 कर दी। अब वो सिग्नल कस्टमर भेजेगा, बार्बर को नोटिफाई करेगा कि कस्टमर जो है रेडी है। जैसे यहाँ पे सिग्नल बार्बर कर रहा था, यानी कि बार्बर बता रहा था कि वो रेडी है, ऐसे ही यहाँ पे सिग्नल कस्टमर है, यानी कि ये नोटिफाई करेगा कि बार्बर जो है, कस्टमर जो है वो रेडी है, ठीक है, वो वेट कर रहा है। सेम वही म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुआ। उसके बाद वेट बार्बर, वो वेट करता रहेगा जब तक जो बार्बर है वो रेडी नहीं हो जाता, और जैसे ही वो रेडी हो गया, बार्बर आ गया, तो वो क्या करा लेगा, अपने हेयर को कट करा लेगा। और अगर क्या था, अगर चेयर फुल हो जाती, चेयर फुल थी यानी कि स्पेस ही नहीं था शॉप पे, तो वो ऐसे में चला जाता, यानी कि क्या हो जाता, लीव शॉप, यानी कि चेयर है ही नहीं वहाँ पे, तो वो क्या कर देता, शॉप को लीव कर देता। ये हमारी एल्गो थी, सिंपल, ठीक है। ये हमें स्लीपिंग बार्बर में लिखना है। मैंने लिख दिया है कि म्यूटेक्स का हम यूज़ करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेमाफोर में, और ये इंश्योर कराता है कि सिर्फ एक प्रोसेस एक बारी में ही एक्सेस कर सके, ठीक है। ये क्या है, कस्टमर एंटर कर रहा होगा, ये बार्बर है, बार्बर की शॉप है, ये वेटिंग चेयर्स हैं, यहाँ पे ये बार्बर स्लीप कर रहा है, और कस्टमर बाल कटाने के बाद कस्टमर यहाँ से जा रहा है, ठीक है।
अब हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है प्रोसेस जनरेशन, कि प्रोसेस जनरेशन क्या होती है। प्रोसेस जनरेशन का मतलब होता है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना, यानी कि पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना। हमारे पास एक प्रोसेस है, उससे हमें कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट करना, ये होता है प्रोसेस जनरेशन। ठीक है। इन OS ए प्रोसेस कैन रिलेट वन और मोर चाइल्ड प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। एक OS में एक प्रोसेस एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक है। अब प्रोसेस जनरेशन के दौरान क्या होगा कि जब हम प्रोसेस को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी असाइन करेंगे उस प्रोसेस को, क्योंकि आईडी तो मेन है। सबसे पहले हमें क्या कराना है, प्रोसेस को उसकी आईडी असाइन करानी है। उसके बाद उसको एलोकेट करनी है मेमोरी और रिसोर्सेज। हमने आईडी तो दे दी, लेकिन अब क्या करेंगे, उसको मेमोरी और रिसोर्सेज क्या कराएंगे, एलोकेट कराएंगे। और उसका पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेटअप करेंगे और उसका लिंक कर देंगे चाइल्ड का पेरेंट से और कॉपी कर देंगे कोड को। सपोज हम एक एग्जांपल समझते हैं, प्रोसेस ए है, बी है, सी, ये पेरेंट प्रोसेस है, बी किसके लिए, डी और ई के लिए। ऐसे ही सी किसके पेरेंट प्रोसेस है, एफ का। सबसे पहले क्या करा, हमें डी बनाना है यानी कि चाइल्ड प्रोसेस बनाना है बी से। तो हम डी एलोकेट यानी कि सबसे पहले हम इसे क्या देंगे, प्रोसेस आईडी देंगे, यानी कि पीआईडी जनरेट करेंगे इसकी। ठीक है। अब हमने इसको साइन कर दी पीआईडी। अब हम इसको मेमोरी एलोकेट करेंगे और रिसोर्स एलोकेट करेंगे। अब जैसे ही इसको रिसोर्स एलोकेट हो गया और मेमोरी मिल गई, तो अब इसको हम पीसीबी में कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कर सकते हैं। और फिर इसको लिंक कर सकते हैं इसके किससे, पेरेंट प्रोसेस से, और जो भी कोड होगा वो हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोसेस कि हम जनरेट कैसे करते हैं। ये स्टेप्स है 5, ये हम 5 स्टेप्स लिख के आ सकते हैं, और ये डायग्राम। ठीक है। द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट बाय एन OS आर प्राइमरली ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं ऑपरेशन, एक प्रोसेस क्रिएशन, एक प्रोसेस टर्मिनेशन। यानी कि प्रोसेस को क्रिएट करना, यानी कि अगर हमें कोई प्रोसेस डी प्रोसेस बनाना है बी प्रोसेस से, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस क्रिएशन, यानी कि एक प्रोसेस को क्रिएट करना और उसके पेरेंट प्रोसेस से। और प्रोसेस टर्मिनेशन, जैसे ही हमारा वर्क कंप्लीट हो गया तो उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना, ये हमारा आता है प्रोसेस टर्मिनेशन के अंदर। तो हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।